में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में जिलों के गठन, यानी कि जिलों का इजाफा किया है, उसके बाद ही सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कुछ लोगों की डिमांड है, कहीं पे कोई मिठाइयां बांट रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि रेवड़ियां तो बांट दी, लेकिन व्यवस्था नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड तय किया, ना सीमांकन किया। प्रदेश में विरोध का वातावरण बनता जा रहा है। खैर चलिए, चुनावी साल है और जिलों का अपना एक महत्व है। जो मैंने पहले भी कहा कि जिनके जिले बन गए वहां दिवाली मन रही है, और जहां पे नहीं है वो कह रहे हैं मेरी तहसील को आप इसमें शामिल मत करिए। अभी एक बड़ी चुनौती होगी ये कि किस तरह से ये रेवेन्यू विलेजेज और तहसील, इनको सबको कैसे सेट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा साहब विश्लेषक के रूप में हैं। भाजपा से हमारे साथ नवनीत सिंह राजपुरोहित जी हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। चुनावी साल, वैसे एक रोचक बात हो रही इसमें, पहले स्टार्टिंग में जब वृहद राजस्थान बना था उस वक्त जिलों की संख्या की अलग बात कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर तो फिर उदयपुर को भी बनाया गया, अजमेर को भी बनाया गया, बहुत अलग था वो। लेकिन जब भी जिलों का गठन किया गया है चुनावी साल में किया गया है, तो ये तो मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं है कि चुनावी साल में जिले बने। 2008 में जब लास्ट प्रतापगढ़ बना था वो भी चुनावी साल में बनाया गया था। तो ये गठन जो किया गया उसके बाद में राजस्थान में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, तो इसे कैसा देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, जिलों की मांग कई वर्षों से चल रही थी और इसके लिए आंदोलन भी चल रहे थे। जैसे वो मदन प्रजापति जी का आंदोलन चल रहा था, औरों का आंदोलन चल रहा था, पद यात्राएं हो रही थी। उन्होंने तो साल भर से जूते चप्पल पहनना ही छोड़ रखा था। तो इस तरह की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, इसके लिए समय समय पर कोई कमेटियाँ बनाई गई, ये भी किया गया, पर निर्णय नहीं हो पाया था। देखिए, अगर शुद्ध प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये है कि बड़े ज़िले जो होते हैं तो उनके अंदर प्रशासन को चलाना थोड़ा टेढ़ी-खीर हो जाती है। कई तरह की समस्या होती है, लंबा चौड़ा एरिया होता है, एक जगह से दूसरे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगना, कई तरह की समस्या होती है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छोटे ज़िले होना एक अच्छी चीज़, एक अच्छे संकेत को माना जा सकता है। अब आलोचना का बिंदु दो ही हो सकते हैं कि साहब, एक तो चुनावी ईयर है, इलेक्शन ईयर के अंदर हुआ है, दूसरी चीज़ ये कि जिलों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पर देखिए, यदि आवश्यकता के अनुसार की गई है तो इसको आलोचना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि साहब, इनको जिले जो नए बने हैं इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, सारी चीज़ें हैं, प्रशासनिक अमला बैठेगा, ये सारी चीज़ें, तो इनमें टाइम लगेगा। पर देखिए, कोई चीज़ नई चीज़ होती है तो, और चुनावी साल में कोई घोषणा होती है तो उसको निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि वो चुनाव इलेक्शन के बेनिफिट के लिए, वोटों को जुटाने के लिए इस तरह से की जा रही है। पर सबसे अलग हट करके भी यदि इसको देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, यूं अगर हम देखें कि बात सही है कि वेलफेयर में की जाती हैं सरकारों की ओर से काम, और कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जिले हो चाहे दूसरी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, उसमें हमेशा राजनीतिक दल नफा नुकसान तो तय करके चलते हैं, और ये रहा भी है, कोई नई बात नहीं है। तो इस लिहाज से तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बुनाने की कोशिश नहीं करेगा। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट्स में हो, अगर आपने कर भी दिया तो उसका जिक्र अपने स्पीचेज में आप जरूर करेंगे कि जैसे आपने गिनाया, ऐसा जरूर करा देते कि आपने जो कुछ किया है वो हमने इस मकसद से किया था, जो आज आप उसको रिफ्लेक्ट करिए वोट के जरिए। हर उसकी रही है राजनीतिक दलों की, वो वक्त बदल गया। अब हर चीज को भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए नवनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। घोषणाएं हो गई, घोषणाएं कोई नई बात नहीं है, और देश के इतिहास में सबसे जो जिलों की संख्या की अगर बात करें, 19 जिलों का एक साथ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में शायद 2022 में 13 जिलों के एक साथ अनाउंसमेंट किया गया था, और धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर आज भी लोग ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश से बड़ा भूभाग है, लेकिन जिलों की संख्या वहां 53 ही, यहाँ 50 है। तो जिलों को लेकर के बहुत सारे लोगों का तो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि आवश्यकता थी, लेकिन बीजेपी का अभी भी इसमें ऑब्जेक्शन है। रेवेन्यू एक्ट का आप कह रहे हैं कि इसमें वायलेंस हुआ है, कि उसको ब्रेक किया है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? जी योगेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को इंसिस्ट कर रही है और जनता के बीच में, और आई थिंक मुझे लगता है जनता इस बात को अब जानती है।
आपको सरकार में आए हुए अप्रोक्सीमेटली 4.25 साढ़े 4 साल हो गए हैं। 3-4 साल तक आप बिल्कुल निद्रा की मुद्रा में सोते रहे। आपने कोई विकास कार्य इस राजस्थान प्रदेश में नहीं किया। जनता बेहाल थी। किसानों के साथ आपने जो वादे करके आप सरकार में आए उसमें धोखा किया आपने। महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा में आप विफल रहे। युवाओं को रोजगार के वादे करके आप सरकार में आए, आप एक भी ढंग से वैकेंसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। यानी 4 साल आपके पूरी तरह पूर्णतया विफलता पूर्वक रहे। अब इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अशोक गहलोत जी के पुराने कार्यकालों को भी अगर देखा जाए तो ये कोई बात नई नहीं है कि वो उनका मोडस ऑपरेंडी हमेशा इस तरह का रहता है कि वो 4 साल तो बिल्कुल डल और कोप में रहते हैं और 5वें साल वो निकल के आके एकदम से ऐसे बांट के जादूगर बनने की कोशिश करते हैं कि मांगो जो मांगना है। मतलब वो, मुझे लगता है एरोगेंस में इस लाइन को भी मानते हैं, बोलते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। अरे भाई, अशोक गहलोत जी से मेरा ये पूछना है कि आपकी जेब में है क्या जिसको आप बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब आप जिलों की बात करते हैं। देखिए, किसी भी डेवलपमेंट वर्क को अगर बिना पॉलिसी रिसर्च के किया जाएगा तो वो हमेशा एक एनार्की में लीड करेगा, वो एक अराजकता में लीड करेगा। दिस इज फॉर श्योर। और वही चीज हो रही है। आपने आनन फानन में आके आपने राइट टू हेल्थ बिल पास किया, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। और इतना पढ़ा लिखा वर्ग, डॉक्टर वर्ग, हम केवल जिलों पे फोकस रखें। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। डाइवर्ट हो नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं योगेंद्र जी। नहीं, फिर ये क्या है कि फिर अडानी पे चले जाएंगे, मुझे मजा नहीं आएगा बहस का। जी, जिलों पे फोकस करिए। मैं जिलों की बात करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आनन फानन में जो निर्णय लेते हैं उसमें पॉलिसी रिसर्च लैक करता है, जिसकी वजह से उसका एग्जीक्यूशन या तो होगा ही नहीं, और होगा तो इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन होगा। बात करें जिलों की, अब आपकी जो अनाउंसमेंट्स थे, शुरू से आप ये कह रहे थे 7 जिले बनाएंगे, 9 जिले बनाएंगे, 10 जिले बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आने लगे आपको लगा कि यार हमारी सीटें तो पिछली बार अगर 100 के आसपास रही तो इस बार तो 40-50 तक हम सिमट रहे हैं। यानी हमें स्ट्रैटेजिकली 50-60 सीटों को तो टारगेट करना पड़ेगा स्ट्रेट अवे। इसलिए आप तुरंत प्रभाव से अपने जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि साहब जिले बना दो। जिले बनाते ही आपके क्या होगा, 19 जिले की आप घोषणा करेंगे। 2 या 3 विधानसभाएं सीट अप्रोक्सीमेटली आप जिले में अगर देंगे तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 से 50 सीटों को आप प्रभावित करेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे, आपको वोट मिल जाएंगे। पॉलिटिकल माइलेज लेने के हिसाब से आप काम तो कर जाएंगे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन में मुश्किल आएगी। और वही आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ जी हैं, उन्होंने इसी बात को रखा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंडर से आपने उसमें आपने डिमार्केशन ही नहीं किया, वापस आ रहा हूं, बाउंड्रीज नहीं करी। वापस आ रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जिले इससे भी पहले बने, चाहे राजसमंद बना या करौली बना, जो पहले प्रतापगढ़ बना, अनाउंसमेंट के साथ में डिमार्केशन किसी का नहीं हुआ था। ये राठौड़ साहब को मुझसे बेहतर मालूम होगा, किसी का। मैंने उनके आरोप के बाद में पता किया, और उस वक्त के रेवेन्यू से जुड़े जो ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स रहे, एसीएस तक के अधिकारी, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, अनाउंसमेंट के साथ में कभी नहीं होता है, सारी एक्सरसाइज बाद में, और नोटिफिकेशन रेवेन्यू से जारी किया जाता है। योगेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं तिवारी, मैं इसका जवाब दे दूं। ये समझना है कि उसके लिए समय भी होना चाहिए आपके पास। मैंने, देखिए, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ पार्टी कांग्रेस का भी, और मैंने सिर्फ उस बात को लेकर के कहा है कि मेरे खुद के जानकारी के लिए मैंने पता किया कि क्या उस समय पहले होता था, कि बिल्कुल नहीं हुआ। हमेशा अनाउंसमेंट के बाद ही, अगर ये एक्सरसाइज पहले होगी तो फिर पता ही लग जाएगा सबको, फिर तो कुछ गोपनीयता। लेकिन जटिल प्रक्रिया है साहब, उसके लिए समय चाहिए। चलिए, मैं आपके पास आना चाहूंगा तिवारी जी। अभी आपने सुना, बीजेपी का वही आरोप है कि इसमें अगर इनडायरेक्टली हम कहें तो रेवड़ियां बताएंगे कि रेवड़ियां बांटी आपने, और इससे एक माहौल जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बिगड़ सकता है। योगेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं चैत्र मास नववर्ष की आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान के तमाम नागरिक सुरक्षित रहें, सफल रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। अभी मैं राजपुरोहित जी को सुन रहा था। पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, खंड खंड भारतीय जनता पार्टी के पास में अशोक गहलोत के किसी भी तीर का जो कमान से निकलता है उसका जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की धरती पर जो जाजम बिछा रखी थी, इन्होंने असली या नकली खैस डाली अशोक गहलोत ने। अरे सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो मेरे को लग रही, फिर मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को टोकोगे,
नहीं टोकेंगे वो। आम आदमी पर के आप भी मत लिए टोकना जो जब वो राइट बोले। टू हेल्थ बिल लेकर के आया राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत, सर, अधिकार दिया। अपन देखिए भारतीय जिलों पर, जनता सर, पार्टी जिलों वाले पर। क्या वहाँ सर, किसकी जिलों- पैरवी कर रहे थे? सर मैं सुनिए। कह रहा हूँ आम तिवारी साहब, आदमी तिवारी की साहब, जिंदगी केवल की हम सुरक्षा जिलों- के लिए अगर आम सर आदमी तिवारी साहब सॉरी, मैंने उनको भी टोका और आपको भी मैं टोक रहा हूँ। हम जिलों पे और जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो बनना जा रहा है, हम सिर्फ उस पे बात करेंगे। अलग देश बात का नहीं। सबसे बड़ा ये बात भूभाग करिए। राजस्थान के पास, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान के पास, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं नवनीत भाई? मध्य प्रदेश में कितने हैं? भूभाग राजस्थान से छोटे। अरे अशोक गहलोत ने आम आदमी को प्रशासनिक दृष्टि से उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अमला उनके नजदीक पहुंचे, कलेक्टर उनके पास पहुंचे, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कोर्ट खुले, आम आदमी के लिए खोले। इसमें राजनीतिक लाभ और हानि का तो बाद में सोचना। आम आदमी आज 250 किलोमीटर किसी जिले में जाना पड़ता था कलेक्टर के पास में, अशोक गहलोत ने अर्धशतक मारा है। 33 जिलों की जगह अब राजस्थान 50 जिलों का राजस्थान है। आम आदमी के पहुंच में जिलाधीश कार्यालय होगा, आम आदमी के पहुंच में एसपी कार्यालय होगा, आम आदमी के पहुंच में सीएमएच होगा, अस्पताल बनेंगे, स्कूलों का क्रमोन्नत होगा, कॉलेज खुलेंगे। ये सारी बातें हैं। आम आदमी को सहूलियत मिले, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। रुदाली बन करके आपने कैसे कर दिया? पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। राम लुभाया कमेटी ने पूरा विस्तृत 4 साल से लगातार इनका काम कर रही है, उनके आधार पे तो बनाया है। और आज राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो भूतों न भविष्यति। अशोक गहलोत जी का यह तीसरा कार्यकाल, हर काल में, हर माह में माइलेज माना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार हर मुद्दे पर जहां जनता की बात आए, 25 लाख का बीमा, पैसा कहां से आएगा? और जब हम कह रहे हैं राइट टू हेल्थ लिया है, पहले इन्हीं के प्रवक्ता आप ही की डिबेट में आते थे, वो फलाने हॉस्पिटल में तो आपकी चिरंजीवी योजना मानते नहीं है। जब हमने राइट टू जिले सर प्लीज सर, जिले में आम आदमी को जिलाधीश कार्यालय 50-60 किलोमीटर में जाकर के अपनी रेवेन्यू का कोई मामला सुलझाने में इनको कहां तकलीफ है? अरे पैसा कहां से आएगा? अशोक गहलोत कहता आम आदमी के लिए मैं सारा दरवाजा खोल दूंगा, खजाना खोल दूंगा, लेकिन आम आदमी के लिए सारी सहूलियत दूंगा। इनको कहां परेशानी है? विधानसभा में जो बजट का हमने दिया, चाहे किसी भी रूप में दिया, इनके पास में बोलने के लिए कहीं कोई जबान नहीं है, कोई शब्द नहीं। आज टेलीविजन पर आकर के राजस्थान के करोड़ों मतदाताओं का ये अपमान कर रहे हैं, जहां जिलों में खुशियां बांट रहे हैं। अनूपगढ़ किसका है पुरोहित जी? आप ही का भारतीय जनता पार्टी का विधायक है ना? उन्होंने वहां लड्डू बांटे, आतिशबाजियां छुड़ाई है कांग्रेस के लिए, वो आम आदमी के लिए। ब्यावर में तो आप ही का कब्जा लगातार। ब्यावर में अगर हम चाहते तो नहीं बनाते, लेकिन आम आदमी की सुविधा। अशोक गहलोत ने ये जो जिले बनाए हैं, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का ध्यान नहीं रखा। इसमें देखा जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, जहां उनको 150-200 किलोमीटर जाना पड़ता मुख्यालय पर, वहां आम आदमी को अपना काम कराने के लिए 60-70 किलोमीटर पे जाए। अब इनके पेट में दर्द है, तो इसका जवाब तो आने वाला विधानसभा का चुनाव देगा। वापस लौटूंगा नवनीत, जाऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, एक चीज मेरे समझ में आ रही है, दो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही है कि जिनके जिले बने वहां जम करके मिठाइयां बांटी गई, विधायकों का स्वागत किया गया। बीजेपी के एमएलए भी हैं, शंकर सिंह रावत, हाँ बिल्कुल, अनूपगढ़ से जो बीजेपी के एमएलए हैं वो संतोष जी उनका नाम है, वो और भी कुछ निर्दलीय एमएलए हैं उनके भी मिले हैं। यहाँ एक बात तो है कि जिले का महत्व जनता से पूछना चाहिए, क्योंकि जहां मैं विरोध की तस्वीरें भी देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिला नहीं बनाया गया, तो जिला बनाना पार्टी लाइन से अलग हट करके, क्योंकि जो बात हो रही है, मैंने पूछा कि क्या अपोजिशन के लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे सुजानगढ़ में, कि नहीं, सब सर्व समाज सभी पार्टियों के लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जिला क्यों नहीं बनाया गया। ये तो जिले की जो डिमांड है वो तो लोग उस महत्व को समझते हैं। दूसरा लॉजिक ये दिया गया कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको लेकर कि जिलों की आवश्यकता है। कुछ जिले गए तो बिल्कुल जिलों की आवश्यकता थी। 125 किलोमीटर का एक जो गैप था हेडक्वार्टर से, वहां मुझे लगता है कि काफी ठीक रहेगा। तो एक विपक्ष का जो आरोप रहेगा इसमें, ये ठीक है कि आपकी तैयारी नहीं थी, चुनावी साल में आपने कर दिया, तो पहले भी हुआ है कि प्रतापगढ़ को भी वसुंधरा जी ने 2008 में बनाया, उस वक्त माना जाएगा कि ये विरोध
रहेगा उस जाजम पर, अगर राजनीतिक माइलेज अगर कांग्रेस लेना चाहेगी या बीजेपी ये कह करके खारिज करना चाहेगी कि जिलों से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जिन विधायकों के उन्होंने खुद ने विधानसभा में तालियां बजाई कि आनंद कर दिया हमारे। कैलाश मेघवाल जैसे बड़े नेता, हाँ हाँ, हमने सापरा को भी बिना जला बनाया। मांगे दिए शाहपुरा में, सर, उन्होंने सर। टेबलें थपथपा करके अशोक जी को बधाई दिया पब्लिकली वहां पर विधानसभा के कार्यों में। आज राजपुरोहित जी गाल बजा रहे हैं। चलिए मैं राजेंद्र जी के पास में जाना देखिए, चाहूंगा। जो जिला बना है, चाहे वो किसी भी वहाँ पर किसी भी पार्टी के विधायक हो या किसी भी पार्टी के हो, तो देखो सबको खुशी तो होगी क्योंकि एक तहसील बनने पर, एक डिस्ट्रिक्ट थाना खोलने पर खुशी बिल्कुल होती है लोगों खुशी को। होती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनता है तो खुशी होना स्वाभाविक है। और जिन लोगों को अपेक्षाएं थी वो किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो डिमार्केशन की वजह से हो, रामलुभाई कमेटी रिपोर्ट की में किस तरह की कोई बात है या और कोई दूसरी चीज़ें। आप कहीं ना कहीं देखें, आदमी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी तो होती है। तो उसको देख करके तो इस तरह के जो विरोध का भी माहौल जो बन रहा है वो इस कारण से बन रहा है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। अब सुजानगढ़ चूरू वाले चाहते थे कि उनका सुजानगढ़ वाले चाहते थे कि उनका वहाँ पर बने, पर वो नहीं बन पाया। उसी पर डीर बना कुचामन बन गया। कई तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आएगी और लगातार आएगी। पर देखिए, जो अगर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तो बन के अंदर जो तैयार होने में, पूरी चीज़ें लगने में तो टाइम लगता है, इसलिए उसकी तो प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी। पर एक अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे जिले बन गए, वहाँ पर सारी सुविधाएं धीरे धीरे मिलने लग जाएगी। साल भर बाद में मिलेगी, 2 साल बाद में मिलेगी, पर कभी ना कभी मिलेगी। तो लोगों के अंदर उत्साह होना, उसके खुशी जाहिर करना तो एक स्वाभाविक चीज़ है, इसलिए उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब जहाँ नाराज़गी है उसको नाराज़गी दूर करने के लिए अब दोनों तरह की स्थिति होगी कि या तो लोगों को समझाइश किया जाएगा या फिर उसका कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेट निकाला जाएगा। हो सकता है एक आध जिले उन परिस्थितियों के अंदर कहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिलों की जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें कौन कौन सी तहसील उपखंड आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके प्रति लोगों का ज़्यादा विरोध तो उसको प्रति लेकर के हो रहा है कि हमको उस जिले के अंदर नहीं डाला जाए, हमको उस जिले में नहीं डाला जाए, उसी में रहने दी जाए, पहले वाले में रहने दिया, इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो अब ये चीज़ें देखो थोड़े दिन तो बिल्कुल। देखिए, जिस मकसद के साथ में आपने जिले बनाए हैं उसमें कि डिस्टेंस कम किया जाएगा और वर्क फोर्स कैसे यूटिलाइज की जा सकती है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं उनको आप कैसे चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं, उनके सामने चैलेंजेस बहुत होंगे। पॉपुलेशन बड़ी है, रकबा तो चाहे आपके पास में चलिए एरिया वही है, लेकिन पॉपुलेशन तो बड़ी ही है, काफी बड़ी है। 8 करोड़ की आबादी है आज राजस्थान की। मैं आपके पास में आना चाहूंगा सर राजपुरोहित साहब, समय कम है। देखिए, विरोध बहुत सारी जगह, विरोध किस बात को लेकर के है, या तो हमारे रेवेन्यू जो स्ट्रक्चर है आप उसको उसमें भेजिए क्योंकि हम दूर चले जाएंगे, वो अपना एक एहसास करा रहे हैं कि हमें उसी जिले में रहने दीजिए, दूर मत करिए। या वो लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों के यहाँ जिला नहीं बन पाया, उनकी भी उम्मीदें थी कि उससे बड़ा तो हमारा ही शहर है, हमारे यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया गया, और कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही बात कह रहा था। सबसे पहले तो मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक शब्द यूज किया कि ब्यावर में आप काबिज हैं या आपका कब्जा है। पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, कोई कब्जे वब्जे में विश्वास नहीं रखते। ये मेरा उस बात पे ऑब्जेक्शन था। सेकंड पॉइंट, अब मेरे कुछ सवाल हैं। देखिए, कहीं भी रिसेंटमेंट या आक्रोश पैदा होता है वो वहां पे होता है जहां आपने पब्लिक को कंसेंसस में लेके लॉजिकली उस काम को नहीं किया है। तो सबको क्या लगता है कि जब पॉलिटिकली ही बांटा गया है क्षेत्र तो फिर हमारा क्यों नहीं, और उसके पीछे अगर आप कारण कोट करें, उसके पीछे लॉजिक कोट करें, तब आदमी को समझ में आता है कि नहीं यार, ये लॉजिक मेरे एरिया में सेटिस्फाई नहीं होता। जो अशोक गहलोत जी के इस निर्णय में कहीं भी लॉजिक दिखाई नहीं पड़ता, और क्यों नहीं पड़ता इसके मेरे पास प्रूफ है। अब आप देखिए कि मैं मारवाड़ क्षेत्र से आता हूं, पाली इन्होंने संभाग मुख्यालय घोषित किया है। अब पाली और जोधपुर की दूरी मात्र 65 से 70 किलोमीटर है, जो आदमी 25 से 30 मिनट में तय करता है। एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, तो पाली को तो आपने संभाग मुख्यालय बना दिया। और वहां बाड़मेर वाले लोगों में आक्रोश है क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर की दूरी 200-225 किलोमीटर है, और उसको आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपका पॉलिटिकल हित नहीं सध रहा था। दूसरी बात, 3 जिले ऐसे हैं जहां पे पिछले 3 दिनों से सारा कामकाज और बाजार बंद है। आपने सूरतगढ़ को इग्नोर किया, आपने सुजानगढ़ को इग्नोर किया। तो इस तरीके से आपने अपने पॉलिसी डिसीजंस लिए, इलॉजिकल ले लिए, जिसके पीछे कोई होमवर्क नहीं हुआ। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब आपने दूदू को आपने जिला घोषित किया है जो एक ग्राम पंचायत थी। अब ग्राम पंचायत से संभवतः जिला बनने का मुझे लगता है संपूर्ण देश में यह पहला उदाहरण है। अगेन होमवर्क लैक हो रहा है। तीसरी बात, आपने अलवर में खेडली को उसको अलग किया।
अब आपने बहरोड को इग्नोर, खेरतल को इग्नोर किया, आपने बहरोड को इग्नोर कर दिया, जबकि बहरोड और निमराना क्षेत्र आज पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन के उभर रहा है। बहरोड को कोटपुतली को मिला के जिला बनाया, खेरतल उसमें भी आपने बाइफरकेशन नहीं बताया, आपने दोनों का सम्मिलित नाम लेकर घोषित कर दिया कि ये दोनों जिला होंगे। आपने निमराना को इग्नोर कर दिया, आपने इतने बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर कर दिया। तो यानी आपकी होमवर्क और प्लानिंग क्या है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स आपकी प्लानिंग है। आपके तिवारी जी समय हो चुका है, 1 मिनट में आप अपना जवाब बता दीजिए, क्यों सवाल खड़े किए हैं। नवनीत भाई डरो मत, अशोक गहलोत लगातार अभी भी जनसंपर्क में है, लोगों के साथ में उनके संवाद चल रहे हैं। फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी, फिर उनके तर्कस में से कौन सा तीर निकलेगा, लोगों की डिमांड पूरी करेंगे। योगेंद्र भाई फिर मैं कह रहा हूँ, अशोक गहलोत जी तो जनता से मिलना बंद कर चुके हैं। वो सही कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत कहते हैं वो देंगे कहां से, वो जनता के बीच के निकले हुए साधारण परिवार का एनएसआई मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा योगेंद्र जी, मैंने सवाल खड़े किए, उसका जवाब पीड़ा को जानते हैं। और योगेंद्र भाई जिसकी जेब में कुछ देने को होता है आदमी उसी से मांगता है, जिनकी फक्कड़ जेब में होते हुए भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे देश की केंद्र की सरकार के पास में अरबों रुपया आ रहा है जीएसटी के नाम पे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। अशोक गहलोत फिर 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है, पेट में दर्द तैयारी है। सवाल है वो उन महिलाओं को वो दे रहा है जिनका आपने शोषण किया। 5 लाख करोड़ का डेट कर दिया आपने राजस्थान सरकार पे, 5 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं आपकी जेब में पैसा है। फिर कुछ देंगे। 150 दिन आपकी सरकार ओवरड्राफ्ट में चली है ओडी में, ये सीएजी की रिपोर्ट है। का अशोक गहलोत बिना मांगे देता है, ये 19 जिले भी दिए हैं। जहां कहीं जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जननायक अशोक गहलोत उनकी डिमांड भी पूरी करेंगे। फिर आने वाला समय कम है सर, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो खैर चलिए, जिलों के साथ में ही कुछ लोगों की डिमांड्स हैं, विपक्ष का अपना एजेंडा है, सरकार का अपना एजेंडा है। एजेंडा बेस्ड गठन भी कहा जा सकता है इसे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन पब्लिक खुश इस वजह से है कि हमें जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता था, हम वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अपने पास में जिले होंगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो अगर नजदीक होता है तो कार्यकुशलता में जो जिसके हाथ में पावर होती है वहां की संचालन करने की, वो बखूबी काम कर पाता है। अदरवाइज आज जयपुर जिले को आप देखिए, जयपुर के कलेक्टर को कहां से मैं कोविड में देखता था, क्या स्थितियां बनती थी कलेक्टर और एसपी की। तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये डिमांड थी, आवश्यकता थी। कहीं कुछ लेकुना है, कुछ लोगों की डिमांड है, उसे दुरुस्त किया जा सकता है। मांग जो है उन लोगों का क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि खासकर वो पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वहां पे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही है कि इतने जिले बन गए, वो छोटा सा एक कस्बा बन गया, आप इतना बड़ा शहर को नहीं बना पाए, जो भी नवनीत जी भी कह रहे हैं और जो मैं स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ लोगों का विरोध, उससे एक जरूर कुछ लोगों पे असर आ सकता है। वो कुछ जगह आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है, वो एक बिल्कुल उनकी डिमांड है, जिसको लेकर के सरकार का क्या स्टेप होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात ऑब्जेक्शन की है, क्योंकि अनाउंसमेंट के साथ में स्ट्रक्चर जो बनना है, मुख्यमंत्री से हमने एक दिन पहले ही पूछा था कि सब क्या होगा इसका, कि सारी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और लोग अपना काम कर रहे हैं, और जल्दी सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। फिलहाल किराए के बन हो सकते हैं, जहाँ एडीएम का ऑफिस है वहाँ कलेक्टर को बैठाया जा सकता है, जहाँ एडिशनल एसपी का ऑफिस है वहाँ पे एसपी को बैठाया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।